फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस की एंड साथ ही साथ इसमें हम कुछ उससे जुड़े हुए जो अन्य फैक्ट होंगे वो भी देखेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड प्लीज़ आप भी हमारे साथ अटैम्प्ट कीजिएगा। जितने आपके सही बने हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि आगे भी हम ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो ला सकें। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। किस केस में फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का मामला किससे रिलेटेड है। तो क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का मामला हमारा रिलेटेड है कंडक्ट से। एंड एक स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं पूरा ट्रांसलेशन आपको हिंदी में करूँगी। सो प्लीज़ आप लोग भी अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का मामला किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका कंडक्ट यानी आचरण, दूसरा है कंसिक्वेंसेस यानी परिणाम, तीसरा है हेतु और चौथा है तैयारी। तो क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का मामला हमारा मेनली रिलेटेड है कंडक्ट से। अपने आप ये बहुत लीडिंग केसेस है, क्योंकि इसमें कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी और कहा था कि अगर कोई व्यक्ति इशारे से भी कोई बात कहता है तो वो रिलेवेंट मानी जाएगी एज ए कंडक्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला किससे रिलेटेड है। तो दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला हमारे प्ली ऑफ एलिबाई यानी अन्यत्र उपस्थिति के सिद्धांत से संबंधित है। सो सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्राइड्स इन बाथ केस इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, द ब्राइड्स इन बाथ सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है, जिसमें कहा सेक्शन 15 हमारे बात करता है कि अगर जो फैक्ट्स हैं वो इस तरह की ट्रांजेक्शन बनाते हैं जो सेम और सिमिलर नेचर के हैं, तो वो ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कि कोई कार्य इंटेंसली हुआ है यानी आशयपूर्ण तरीके से किया गया है या उसको वो एक्सीडेंटली है, दुर्घटनावश ऐसा कार्य हो रहा है। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए सेक्शन 15 बताया गया कि अगर केस कोई ऐसा मामला निकल के आ रहा है जिसमें कोई एक ही चीज़ बार बार सामने आ रही है, तो माना जाएगा कि वो चीज़ इंटेंशनली किया जा रहा है, एक्सीडेंटली नहीं हो रहा है। सो द ब्राइड्स इन बाथ केस इसी पॉइंट पे एक लीडिंग मामला है सेक्शन 15 के अंतर्गत। नेक्स्ट केस है आपका सावल दास वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का मामला किससे रिलेटेड है। प्ली ऑफ एलिबाई से, रूल ऑफ रेस जस्टिस से, या रूल ऑफ स्टॉपेल से, या रूल ऑफ रेस जुडिकेटा से। सावल दास वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का मामला हमारा रूल ऑफ रेस जस्टिस से संबंधित है। साथ ही साथ रेस जस्टिस से संबंधित अन्य हमारे इम्पोर्टेंट मामले हैं आर वर्सेज फॉस्टर का, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का, रतन वर्सेस रेगी नाम का। ये सारे मामले हमारे रेस जस्टिस से रिलेटेड है, सो इन्हें भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट केस है हमारा कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला किससे रिलेटेड है। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला हमारा सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है। सेक्शन 30 में कन्फेशन ऑफ को एक्यूज यानी सह अपराधी की संस्कृति के बारे में बताया गया है कि अगर कोई सह अपराधी अपने संस्वीकृति करता है तो वो रिलेवेंट माना जाएगा, बट नॉट एज ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस यानी एक सारवान साक्ष्य के रूप में नहीं, सिर्फ एक संपोषक साक्ष्य के रूप में उसे रिलेवेंट माना जाएगा। और इस प्रकार के साक्ष्य की प्रकृति वीक होती है यानी कमजोर प्रकृति का साक्ष्य होता है। ये सारी बातें आपके कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में कही गई थी। नेक्स्ट केस है आपका पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला किससे रिलेटेड है। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला हमारा मेनली संस्वीकृति से रिलेटेड है। इसमें संस्वीकृति को दो पार्टों में डिवाइड किया गया, इनकल्पेटरी यानी एक्सकल्पेटरी। इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी का मतलब होता है फसावकारी और बचाने वाले साक्ष्य। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक्यूज्ड इस तरह के स्टेटमेंट देता है जो एक उसे फंसाता है और दूसरा उसे बचाता है, तो जो उसे बचाने वाला स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट माना जाएगा एज ए कन्फेशन, ना कि फंसाने वाला स्टेटमेंट। और साथ ही साथ पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में आप लोग ये भी चीज़ याद रखें कि पहला केस था जो क्रोकोडाइल टीयर्स पे आधारित था, इसको घड़ियाली आंसुओं पर आधारित केस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस मामले में सेक्शन 27 की
संवैधानिकता को चैलेंज किया गया इस आधार पर कि आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन करता है। तो डेट केस वाज स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठिकालू। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठिकालू के मामले में धारा 27 की संवैधानिकता को चैलेंज किया गया कि अनुच्छेद 20 की क्लॉज 3 को वायलेट करता है, लेकिन इस मामले में कहा गया कि आर्टिकल 27 वैलिड है और ये आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय के मामले में इंडियन एविडेंस एक्ट की किस धारा को चैलेंज किया गया कि यह आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है? तो वो आर्टिकल 27 था। आर्टिकल 27 को इस आधार पर चैलेंज किया गया स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय का कि यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, किंतु स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय के मामले में चीज स्टैब्लिश कर दी गई कि यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है। आइडेंटिफिकेशन परेड यानी शिनाख्त परेड से संबंधित मामला है रामनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। रामनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का मामला एक लीडिंग मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी थी शिनाख्त परेड से संबंधित, सो इसे आप लोग याद रखेंगे। रामनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का मामला आपका शिनाख्त परेड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकला स्वामी वर्सेस किंग एम्परर का मामला किससे रिलेटेड है? डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल से, विबंध के सिद्धांत से, सह अपराधी से, डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युकालीन कथन से, या क्रॉस एग्जामिनेशन से। तो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर का मामला लीडिंग केस है, डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित है। और उसमें आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि इसी केस में कन्फेशन को एक्सप्रेसली यानी एक बृहत रूप में डिफाइन किया गया। इससे पहले जो हम डेफिनेशन कन्फेशन की डाइंग डिक्लेरेशन की अडॉप्ट किए थे वो स्टीफन के द्वारा दी गई डेफिनेशन को हम फॉलो करते थे, किंतु 1938 में पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर का मामला प्रिवी काउंसिल के समक्ष आया, जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सप्रेस और आगे एक्सटेंड इसकी डेफिनेशन को एक्सटेंड किया गया। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी याद रखना है कि इस मामले में जज लॉर्ड एटकिन थे। नेक्स्ट केस है आपका कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का मामला किस लॉ ऑफ एविडेंस के किस टॉपिक से है? तो कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का मामला हमारा ना तो कन्फेशन से रिलेटेड है, ना तो स्वीकृति से रिलेटेड है, या मृत्युकालीन कथन से रिलेटेड है। इसमें मृत्युकालीन कथन की एविडेंटरी वैल्यू के साथ साथ इसमें भी बताया गया था कि मृत्युकालीन कथन का सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होगा। ये सारी गाइडलाइंस दी गई थी कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के मामले में। नेक्स्ट केस है आपका कि एक स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी भी सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंतर्गत एक्सपर्ट हो सकता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कही? तो एक विद्यार्थी भी एक एक्सपर्ट के रूप में सेक्शन 45 के अंतर्गत एक एक्सपर्ट हो सकता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता के मामले में कही, सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप से बात करते हुए भी यानी सेल्फ टॉक करते हुए भी कन्फेशन करता है तो वो रिलेवेंट होगी। इसके लिए किसी आवश्यक नहीं है कि कन्फेशन किसी दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट किया जाए। यह बात किस मामले में कही गई? तो यह बात साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में कही गई। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे साबू हो गया है बट डेट इज साहू, SAHOO। साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में कहेगी कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप से भुनभुनाते हुए या बड़बड़ाते हुए कोई बात करता है और उसमें कोई कन्फेशन करता है, अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है, तो वो भी एज ए कन्फेशन रिलेवेंट माना जाएगा। सो थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला किससे रिलेटेड है? RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला हमारा रिलेटेड है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन से, यानी एक ही समव्यवहार का गठन करने वाले तथ्यों की सुसंगता से रिलेटेड है। सो ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये बात आपके सेक्शन 6 में कही गई है इंडियन एविडेंस एक्ट के। सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट में रेस जेस्टे को स्पेशली इसके नाम से नहीं रखा गया क्योंकि एक एम्बिग्युइटी क्रिएट करता है, इसलिए इसको इस नाम से रखा गया है कि एक ही समव्यवहार का गठन करने वाले तथ्यों की सुसंगता, और यह हमारी धारा 6 में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट लेखा बहियों में प्रविष्टि से संबंधित प्रविष्टि की सुसंगतता से संबंधित कौन सा दिग्निर्देशक वाद है? R वर्सेस गोविंदा,
पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर, मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी या LK आडवाणी वर्सेस CBI। लास्ट यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, LK आडवाणी वर्सेस CBI का मामला एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियों से संबंधित की सुसंगतता से संबंधित मामले में एक दिशा निर्देशक वाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस केस में सेक्शन 73 ऑफ एविडेंस एक्ट की संवैधानिकता को चैलेंज किया गया था। तो ये केस सेम है जो अभी आप लोगों ने ऊपर देखा था, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठीकालू के मामले में इसे चैलेंज किया गया था आर्टिकल 73 की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट की जो डॉक्ट्रिन दी गई है 115 में हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल यानी विबंध का सिद्धांत दिया गया है, वो किस केस के आधार पर रखी गई है। तो वो केस है हमारा पिकार्ड वर्सेस सियर। पिकार्ड वर्सेस सियर एक इंग्लिश केस है, उसी के आधार पे हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विबंध के सिद्धांत को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा का मामला एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन से रिलेटेड है। तो शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा का मामला हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल यानी विबंध के सिद्धांत से संबंधित है। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मामले में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजनक साक्ष्य से संबंधित गोल्डन प्रिंसिपल यानी पंचशील सिद्धांत दिया गया था। शरद विद्याचंद्र शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज राइट आंसर। इसी मामले में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजनक साक्ष्य का पंचशील सिद्धांत दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट मामला है ये, और बहुत ही एक प्यारा जजमेंट बेस में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेक्शन 114A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किस निर्णय के फलस्वरूप इंडियन एविडेंस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। धारा 114A में हमारे सेल्फ प्रेज्यूम्पशन दिया गया है कि कोर्ट सेल्फ प्रेज्यूम अबाउट द कंसेंट ऑफ रेप विक्टिम, कि अगर कोई बलात्कार पीड़िता ने अपना यह कहा है कि उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी, तो कोर्ट वहाँ सेल्फ प्रेज्यूम करेगा यानी प्रेज्यूम्पशन उपधारणा करेगा कि उसने अपनी सहमति नहीं दी थी। और ये आपके तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में दिए गए जजमेंट के फलस्वरूप अमेंडमेंट किया गया, 114A को ऐड किया गया। और साथ ही साथ इसे आप ये भी याद रखेंगे, इसे मथुरा गैंग रेप केस के नाम से जानते हैं। और इसी जजमेंट के फलस्वरूप IPC के सेक्शन 228A को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कहा गया है कि रेप विक्टिम की जो आइडेंटिटी है उसे डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, यानी बलात्कार पीड़िता का जो प्रकटन है वो संरक्षित रहेगा, उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनाती रहूँ। एंड आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए मुझे वो भी बताइएगा सही। सो फ्रेंड्स प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड थैंक यू।